नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री। और आज फिर हम आपके सामने जो है वो एक जो ऑनलाइन हमारा डिस्कशन होता है उसमें जुड़ गए हैं। और इसमें हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह के साथ साथ जो गन्ना किसान हैं नागेंद्र प्रसाद सिंह, वो जुड़ चुके हैं। और बातचीत करेंगे, समझेंगे कि गन्ना किसानों के साथ क्या-क्या समस्याएँ होती हैं, उनके साथ चुनौतियाँ क्या होती हैं और उनके समाधान क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे दोनों जो मेहमान हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है। और मैं चाहूँगी कि जो हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं रविंद्र कुमार सिंह, वो बताएँ कि आखिर वो इस चर्चा की शुरुआत किस मुद्दे से करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले हम जो हमारे साथ जुड़े हैं नागेंद्र प्रसाद सिंह, जो 74 आंदोलन के छात्र नेता रह चुके हैं, लगातार मुद्दों पर बात करते हैं, नदी से लेकर के किसानों तक की बात को लगातार उठाते रहे हैं। तो यहाँ किसानों का मुद्दा है। किसानों का मुद्दा यह है कि सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल भी है, वहाँ किसान गन्ने की खेती अधिक करते हैं। तो गन्ने की खेती करने में क्या समस्या है, उसमें उनको लागत खर्च क्या आ रहा है और उसमें उसका रेट क्या मिल रहा है, किसान की क्या समस्या है, इस मुद्दा पर हम जानना चाहेंगे नागेंद्र प्रसाद सिंह जी से। जी। जी नमस्ते। जी, बोलिए। एक उत्तर बिहार में गन्ना ही एक ऐसी फसल है जो कैश क्रॉप है। दूसरे जिलों में छिटू ढंग से और भी कैश क्रॉप है, सब्जी है, लेकिन गन्ना मुख्यतः कैश क्रॉप है। यदि उसकी खेती ठीक हो और घाटे की खेती नहीं हो तो ये काफी लाभकारी हो सकता है राज्य के विकास में। इसलिए किसानों का संगठन तो बहुत भारी काम है, लेकिन 1979 80 81 से हम लोगों ने रीगा में ईखोत्पादक संघ का गठन किया। तब से लड़ाई झगड़ा, किसानों को संगठित करने का काम, उचित कीमत की बात उठती रही। और फिर बाद में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से एक मुलाकात के बाद जब लौरिया और सुगौली एचपीसीएल के द्वारा टेक ओवर किया जा रहा था, उसमें जाकर मुझे भाग लेने का मौका मिला था, बोलने का भी मौका मिला था। वहां से प्रेरणा लेके हम लोगों ने ईख काश्तकार संघ बिहार का गठन किया। अभी वर्तमान में मुझे राज्य स्तरीय संगठन का महासचिव बना के रखा गया है। आपको जानकारी होगा कि हम शेयर करना चाहते हैं कि गन्ना का 60 से 70% खेती चंपारण के गोद में लिमिट है। इधर चंपारण के बाहर तो सीतामढ़ी में एक, और फिर गोपालगंज और सिधवालिया में ये 2 चीनी मिल, हसनपुर समस्तीपुर में 1 चीनी मिल, यही कार्यरत है। रीगा बंद हो गया था पिछले 4-5 सालों से। बहुत प्रयास के बाद ये पिछले साल ये चालू हो पाया है। निरानी शुगर कंपनी कर्नाटक की एक बड़ी कंपनी है, उसने इसको टेक ओवर करके चलाने का काम शुरू किया है। ठीक है। तो 10 चीनी मिल अभी चल रही है। सबसे बड़ी समस्या है कि गन्ना का लागत खर्च कितना पड़ता है, और उस लागत खर्च के बाद जो भारत सरकार ने पॉलिसी अडॉप्ट कर रखी है, सार्वजनिक तौर पर घोषित है कि हम लागत के 1.5 गुना माने कीमत हम अदा करने का काम करेंगे। और इस तरह भारत सरकार प्रयास करेगी, जैसा कि आश्वासन दिया गया है कि किसानों की आय दुगुनी हो जाए। लेकिन अभी जो कीमतें तय होती है वो घाटे की सौदा है। मैं 1 मिनट में बात कहना चाहता हूं कि 2 ढंग से बिहार में गन्ने की कीमत तय होती है। एक तो भारत सरकार तय करती है, उसको एफआरपी बोलते हैं, फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस, उचित एवं लाभकारी मूल्य। तो अभी हाल में पिछले 10 दिन पहले भारत सरकार के मंत्रिपरिषद ने पिछले साल की कीमत 355 रुपए प्रति क्विंटल में मात्र 10 रुपए की बढ़ोतरी करके 365 रुपए क्विंटल किया है। ये 10% 5% चीनी की रिकवरी के आधार पर। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा या जानकारी होगी कि राज्य सरकार को अधिकार केन एक्ट में दिया गया है, एसएपी तय करेगी, स्टेट एडवाइजरी प्राइस। अभी बिहार में पिछले सीजन में हम लोगों ने जो कीमत उठाया है बीते सीजन में, वो था 380 रुपए। पंजाब में मिल रहा है, हरियाणा में मिल रहा है 400 रुपए, पंजाब में मिल रहा है 405 रुपए। भारत सरकार जो बेसिक प्राइस तय करती है उससे अधिक कीमत तो राज्य के एडवाइस से हमको मिल जाता है। यानी हम इस बात से सहमत हैं भारत सरकार के कि हमारा उत्पादन खर्च नहीं जोड़ा जाता है। उत्पादन जो महंगाई बढ़ गई है, जो किसानों को बोझ है, सिंचाई की महंगाई है, खाद की महंगाई है, मजदूरी की महंगाई है, उसका लॉजिकल ढंग से पर एकड़ हमारा
आप अपने कैमरा को एक ही पोजीशन पे रखिए, आपका चेहरा कट जा रहा है जी। जी जी जी। एक हमको हमको 1 एकड़ में उत्पादन कितना होता है और खर्च कितना होता है, उसमें 50% जोड़ करके यदि कीमत हमको दीजिएगा, जो एक हमारी आकलन के मुताबिक, मुझे स्टेट गवर्नमेंट ने 5 साल पहले भारत सरकार के जो प्राइस आयोग है, मूल्य आयोग है कृषि विभाग में, उसमें भाग लेने का मौका हमको बिहार सरकार ने दिया था। इधर वो परंपरा बंद हो गई है। वहां मैंने बाज़ाब्ते खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक और मिल तक पहुंचाने के ढुलाई तक के खर्चों को हमने जोड़ा था, तो हमको लागत खर्च से 1.5 गुना में कम से कम 600 रुपये कुंटल प्रति कुंटल होना चाहिए। और ऐसी लोग कहते हैं चीनी मिल या दूसरे लोग की चीनी की कीमत बढ़ेगी। चीनी हम कितना खपत करते हैं? चीनी चाय में या शरबत में जो पीते हैं, चीनी का खपत तो फैक्ट्री में होती है, मिठाई की दुकानों में होती है, उसका भी उपभोक्ता ही उसका माने अदा करने का काम करते हैं। किसानों को लागत मूल्य में यदि घाटा होगा तो खेती मारी जाएगी, ये मुख्य कारण है। दूसरा कारण ये है निशा जी कि ये हम नेपाल बॉर्डर पर हैं, हम खासकर सीतामढ़ी और शिवहर के इलाके की बात करते हैं। ये सब ढंग की बहुरूपीय काम करते हैं। जब खेती की का मौसम होगा तो यूरिया का, डीएपी का, फॉस्फेट का, पोटास का इस पार से उस पार स्मगलिंग करके लोग बेचा करते हैं, ले जाते हैं उस पार, और इधर हाहाकार मच जाता है, लाठीचार्ज हो जाने की नौबत होती है। जितनी हमें आवश्यकता है उसकी खाद पूर्ति नहीं होती है। तो यदि हम खेत में समय पर फर्टिलाइजर नहीं दे पाएंगे, कीटनाशक दवा नहीं दे पाएंगे, उसका सिंचाई का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो उत्पादन घट जाएगा। और पर एकड़ उत्पादन जब घटेगा तो हमको घाटे का सौदा उठाना पड़ेगा। देखिए, मतलब पहली समस्या आपने बताई कि जो कीमत है ज्यादा, अराउंड 600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से जो है वो लागत किसान लगाते हैं, लेकिन सरकार की तय की गई राशि या फिर इवन अगर राज्य सरकार भी राशि देती है तो वो 400 के आसपास ही रह जाता है, जो कि बिल्कुल ही घाटे का सौदा होता है। और ऐसे में ये किसानों को किसी भी रूप से प्रोत्साहित नहीं करता। और दूसरी समस्या आ जाती है फिर खाद को लेकर के, कि खाद जो भारत में सब्सिडाइज रेट पर आते हैं वो ज्यादातर तस्करी हो जाते हैं नेपाल की तरफ, और ऐसे में गन्ना किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती आती है। आप इतने समय से इस मामले में जो है वो आंदोलन करते आए हैं, आवाज उठाते रहे हैं, क्या लगता है, क्या अब कुछ सुधार की गुंजाइश है, या फिर किसान हाथ पे हाथ धरकर ऐसे ही जो सिस्टम है उसके सामने जो है वो घुटने टेक देंगे? हम बिना किसी को टारगेट किए हुए कह रहे हैं कि इस देश में जो किसान जमात है, किसान जो जाति है, हम किसान जाति की बात करते हैं, वो सबसे मजबूर है, वो संगठन नहीं हो पाता है। स्वामी सहजानंद जी जैसे किसान नेता ने अपने आंदोलन के दौरान कहा था कि मेढक को तोड़ना और किसानों के को इकट्ठा करना ये इतना ही दुष्कर काम है। मेढक तोड़ा नहीं जा सकता, किसान संगठित नहीं हो पाता, रिक्शा वाला संगठित है। आपकी इस बात से एक बात ध्यान में आ रही है कि जब किसानों ने दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के किसानों ने जब दिल्ली के बॉर्डर के पास में आंदोलन किया था किसान कानून के खिलाफ, तो ये बात पूरे देश में बहुत चर्चा में आई थी कि क्या केवल पंजाब ही जो है वो आक्रोशित है, क्या देश भर के किसान नहीं है? और कहीं ना कहीं ये एक समझौती दिखा रहा था कि क्या केवल राजनीतिक किसी षड्यंत्र के कारण वो दोनों राज्य के जो है वो किसान केवल आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात कह रहे हैं आप, किसानों को संगठित करना इतना मुश्किल क्यों है और क्या किया जाए कि संगठित हो सके? क्योंकि ऐसी बात तो नहीं है ना, इतिहास तो है कि किसान भी संगठित रहे हैं, बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। पंजाब हरियाणा में वो साजिश के तहत नहीं था, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। उनकी समस्याएं हैं, वहाँ जो बाजार है, कृषि उत्पादन के जो बाजार हैं उस पर जो कब्जा है उससे लोग आक्रोशित होते हैं और वहाँ संगठन बना हुआ है। लेकिन उस राष्ट्रव्यापी नहीं भी किसान का आंदोलन हो पाया, लेकिन कई राज्यों के लिए इकट्ठा हुए, बिहार की भागीदारी उसमें 9 के बराबर थी। बहुत छिटपुट ढंग से जिला स्तर पर कार्यक्रम हुए, लेकिन उसमें वो तारतम्य उसमें नहीं जुड़ पाया। और चूंकि संगठित आवाज नहीं है, हम किसी से प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहते, लेकिन मिल मजदूरों का एक ताकतवर संगठन है, सरकारी कर्मचारियों का वेतन भत्ता को लेकर के, पेंशन को लेकर के, वो कलेक्ट्रेट का कर्मचारी हो या टीचर हो या स्कूल का टीचर हो, उसका एक संगठित माने आवाज उठती है। लेकिन किसानों की आवाज नहीं उठ पाती है। और खासकर बिहार में भी आदमी को माफ करेंगे कि हम किसानों को
के संगठन बनाने के बजाय जातीय संगठन में तल्लीन हो गए हैं। जातियों का सम्मेलन होता है कि मुझे आरक्षण मिले। अभी है बिहार के किसानों के सामने कि वो किसान संगठन नहीं बल्कि जातीय संगठन में जो है जातीय संगठन में उनको ज्यादा रुचि है। उनको हक लगता है कि सत्ता में हमको भागीदारी हो, हमको टिकट मिले, हमारा मुख्यमंत्री बने, हमारी MP बने, उसमें ज्यादा ध्यान केंद्रित हो गया है। यह एक दुर्भाग्य है, ताकि मुद्दे पर लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन फिर भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए, अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और इसी मान्यता के साथ हम लोग इसमें लगे हुए हैं कि आवाज बुलंद होनी चाहिए। रीगा में 81 के दौरान हमको याद आ रहा है कि भूतपूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर से लेकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी जैसे दर्जनों नेता भेदभाव छोड़ करके, चतुरानंद मिश्र, गणेश शंकर विद्यार्थी, उस समय शिवनंदन पासवान, त्रिपुरी प्रसाद सिंह, कपिल देव बाबू जैसे दर्जनों नेता रीगा की धरती पर आए थे जब गोली कांड में मिल मैनेजमेंट ने सुरेंद्र रफीक की हत्या करा दी थी। आज भी यह स्मारक बना हुआ है। 27 दिसंबर 1981 को हर साल फूलमाला हम लोग सुरेंद्र और रफीक के शहादत स्मारक पर रीगा के चौराहे पर चढ़ाया करते हैं और उसी की प्रेरणा लेकर के हम सूबे बिहार के 10 चीनी मिलों में संगठन का प्रयास सेतु ढंग से हम लोग का चलता आ रहा है। ठीक है, ठीक है। वापस लौटते हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह की तरफ और उनसे जानेंगे कि क्या उनके मन में भी कोई सवाल है, जितनी भी बातें अभी आपने कही है इस बात को लेकर के। जैसे नागेंद्र बाबू ने ठीक ही कहा है कि यहाँ के जो किसान है, खास करके बिहार के किसान, उस संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगठन जरूरी है, किसान संगठित नहीं होते हैं, संगठित होकर के अपनी मांगों को मजबूती से नहीं रख पाते हैं, जिसके कारण उनकी मांगों पर विचार नहीं हुआ करता है और जिसके कारण किसान अलग थलग जात पात में, जैसे नागेंद्र बाबू ने कहा, हम जात पात में बट जाने के कारण जात पात में बट जाते हैं, किसान नहीं होते। किसान हर जाति के लोग किसान है, लेकिन वे अपने कृषि के मुद्दा पर एक नहीं हो पाते हैं। वो वोट बैंक की राजनीति के हिसाब से, राजनीतिक दलों के हिसाब से अलग अलग टुकड़ों में बटे हुए हैं, जिसका लाभ राजनीतिक दल के लोग उठाते हैं। और जो भी कंपनियां हैं, कोई भी कंपनियां है, खाद कंपनियां हो चाहे जो भी हो, किसान के संगठित नहीं होने के कारण उनका लाभ उठा करके और किसान का शोषण किया जाता है। इसलिए किसानों का संगठन होना बहुत ही जरूरी है। जैसे नागेंद्र बाबू ने बताया कि गन्ना की जो अभी हम लोगों का 355 से 10 रुपया मात्र कुंटल बढ़ाया गया है, जबकि 600 रुपये जब खेती करते हैं तो उसका कीमत कम से कम 600 रुपये कुंटल होना चाहिए। इसके लिए किसान को ही आवाज उठाना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। आखिर हम तो कहेंगे, नागेंद्र बाबू को ही कहेंगे जो 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था। क्यों नहीं नागेंद्र बाबू फिर एक बार पहल करके किसान को संगठित करे और अपने मुद्दे को लेकर लड़ाई करे। हम लोग उनके साथ हैं। हम आपकी बात से सहमत हैं, उस प्रयास में लगे हुए हैं। अंतिम बात हम ये कहना चाहते हैं कि ये आंकड़े बताते हैं कि आजादी के समय सूबे बिहार में जो चीनी का उत्पादन था वो देश के चीनी के उत्पादन का 25% हुआ करता था। आज की तारीख में बिहार की चीनी के उत्पादन में भागीदारी 1.5 से 2.5% के बीच में अप डाउन हो रहा है। इसलिए चीनी का उत्पादन तब बढ़ेगा जब गन्ने का उत्पादन बढ़ेगा, और गन्ने का उत्पादन तब बढ़ेगा जब लाभकारी मूल्य किसानों को प्राप्त होगा। उस प्रयास में सब लोग लगे हुए हैं। आप लोग का भी मीडिया का सहयोग चाहिए ताकि हमारी और किसानों की आवाज दिल्ली तक पहुंच सके, पटना की सरकार तक पहुंच सके। चलिए, ये तो मूल्य की बात हुई, लेकिन एक जो मुद्दा लगभग किसान, चाहे वो किसी भी अनाज की या फल की वो खेती कर रहे हो, वो खाद को लेकर के होती है। आपको क्या लगता है कि खाद को लेकर के ऐसी कौन सी जो है वो नियम या ऐसी जांच होनी चाहिए जिससे कि इसकी तस्करी और इसकी कालाबाजारी और जमाखोरी सब पर नियंत्रण हो सके और जो किसान है उनको इसका जो है वो उचित लाभ मिल सके? उसका तो मैडम सीधा सा फॉर्मूला है कि आकलन है सरकार के पास कि कितने हेक्टेयर में गन्ना की खेती होती है, कितने में गन्ने रबी की खेती होती है, कितना हेक्टेयर में धान की पैदावार होती है, कितने हेक्टेयर में सब्जी का उत्पादन होता है, प्लस माइनस करके बिहार सरकार का कृषि विभाग आंकड़ा इसका बनाता है, सर्वे करता है। और उसमें फर्टिलाइजर की जरूरत कितना है, हमको यूरिया कितना चाहिए, फॉस्फेट कितना चाहिए, DAP कितना चाहिए, हमको कीटनाशक दवा कितना चाहिए। यदि इस
खेती के आंकड़े से मिला जुला आवश्यकता के अनुसार विभिन्न किस्म का फर्टिलाइजर का स्टोरेज समय पर उपलब्ध हो जाए जिलावार, तो ब्लैक मार्केटिंग रुक जाएगी। स्कार्सिटी पैदा किया जाता है या उतना हमको स्टॉक नहीं दिया जाता है, उसके चलते कालाबाजारियों का पौबारा हो जाता है और तस्करी तेज हो जाती है। स्टॉक यदि भरपूर होगा तो ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाएगी। एक और मुद्दा है, जिस तरह से अभी वैश्विक जो हालात बने हुए हैं उसमें पेट्रोल और गैस के ऊपर जिस तरह की क्राइसिस हम झेल रहे हैं, ये तो आम जनता को समझ में आ रही है, लेकिन एक क्राइसिस जो कि हमारे किसान भाई झेलेंगे वो है खाद को लेकर के, कि जो खाद हमारे विदेशों से आते हैं उसके ऊपर भी जो है वो समस्या आएगी और इसमें कीमतों की बढ़ोतरी के साथ साथ जो स्कार्सिटी है वो हमको देखने को मिलेगी। और ऐसे में बार बार भारत सरकार जो है वो कहती है कि हमें जैविक खेती की तरफ जो है वो बढ़ना चाहिए। इसको आप कितना सफल मानते हैं? क्या जैविक खेती सफल है, आसान है, क्या इजीली स्विच किया जा सकता है? इसमें क्या क्या बुराइयां हैं जिसको काटना अभी भी जरूरी है? जी नहीं, जैविक खेती में कोई बुराई नहीं है। ठीक है। ये तो जैविक खेती यदि सफल हो जाए तो बहुत भारी रोगों से मुक्ति का एक बहुत बड़ा हथियार मिलेगा। तरह तरह की फर्टिलाइजर से, केमिकल के इस्तेमाल से जो पौधे पैदा होते हैं और अनाज भी धीरे धीरे विषाक्त होता चला जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जैविक खेती पर जोर डालना चाहिए। एक उसमें बाधा हमको अभी दिखाई दे रहा है, आप यदि उसको गौर करेंगे नजदीक से तो पशुधन की भारी कमी हो गई है गाँव में। पहले हर गांव में हल जोतने के लिए ये काठ का जो हल होता था उसमें बैलों का होता था। 5 एकड़ 10 एकड़ खेती करने वाले भी 2 जोड़ा 4 जोड़ा बैल रखते थे। आज गांव में चले जाइए, बैल खोजने से नहीं मिलेगा। हमारे सीतामढ़ी जिला में पशु मेला लगता था 2, ये जानकी नवमी के दिन और विवाह पंचमी माँ सीता के जन्म दिन के मौके पर विवाह पंचमी मेला, रामनवमी मेला। वो सोनपुर के बाद सबसे बड़ा पशुओं का मेला सीतामढ़ी में लगता था। वो आके देख लिए, जर्जर हो गया, खत्म हो गया। एक माने एक ट्रेडिशनल उसका निर्वहन हो रहा है, बैल है ही नहीं, पशु कमी होती चली जा रही है। तो जैविक खेती के लिए गोबर सबसे ज्यादा सस्ता और उपयोगी साधन था और उपलब्धता उसका बहुत आसान था। अब ये कठिन समस्या है कि यदि वो नहीं है तो जैविक खाद बनाने के लिए जो और उसका चाहिए पदार्थ चाहिए, वो जलकुंभी है, माने पेड़ पौधे के और पतार हैं, पत्ते हैं, उसमें तो चाहिए हरा हरा कुछ चीज चाहिए। ये इसकी कठिनाई है, लेकिन फिर भी जैविक खेती को यदि प्रोत्साहित किया जाए, गोबर का वैकल्पिक कोई व्यवस्था की जाए तो हमको लगता है कि बहुत ही उचित होगा। आप इतने लंबे समय से किसानों की आवाज बने हुए हैं, जिस तरह से कई दशक बीत गए हैं, इन दशकों में आपने किसानों की स्थिति में क्या सुधार देखे, क्या बदलाव देखे? क्या कुछ अच्छे बदलाव हुए हैं या फिर स्थितियां अभी भी वही की वही बनी हुई हैं? नहीं, इस दशकों में किसानों में कुछ सुधार आए हैं, लेकिन जैसे दवा हम जब लिखा हुआ अंग्रेजी दवा का इस्तेमाल करते हैं तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। ये जब ग्रो मोड का एक अभियान चला, भारत सरकार बिहार सरकार ने चलाया, और फिर हरित क्रांति का नारा जब हुआ और फिर यंत्रीकरण का जो दौर चला, उसमें पशुधन हमारे बर्बाद होते चले गए। गांव में पावर टिलर, ट्रैक्टर, इस तरह के यंत्र आने लगे, लोगों को ये आसान लगा। बैलों के पालन पोषण में जो माने तबाही होती थी, यंत्र मिल गया, हम सक्षम नहीं है तो आपसे यंत्र उधार ले लिया, किराए पर ले लिया, जल्दीबाजी में खेती हमारी पूरी हो गई। लेकिन उसके चलते पशु धन हमारा जो बर्बाद हुआ वो साइड इफेक्ट हुआ है। तो फर्टिलाइजर के उपयोग से उत्पादन का दर बढ़ा है। प्रति हेक्टेयर जो हमारा धान, गेहूं या रबी का फसल या गन्ने का फसल हुआ करता था, ये यंत्रीकरण के चलते जल्दी में खेती होती है। बिजली में सुधार हुए हैं पहले की अपेक्षा। डीजल के हम लोग, बिजली जब नहीं थी बिहार में तो डीजल बहुत महंगा खरीद करके सिंचाई किया करते थे। उसमें सिंचाई का खर्चा जो था, अभी बिजली होने के चलते सिंचाई का खर्चा काफी कम हो गया है, तो लागत खर्च मेरा घटा है, इसलिए उत्पादन बढ़ा है। ये हमारी माने अभी उपलब्धि 10-20 सालों में होने का काम हुआ है। और इसमें और सुधार की जरूरत है कि बिजली तेजी से बढ़े और फर्टिलाइजर समय पर मिले, जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए, तो हमको लगता है कि किसान प्रोत्साहित होने का काम करेंगे।
तो अभी आपने जितनी बातें कही उसमें मुझे सबसे ज्यादा जो अभी लग रहा है कि जिस तरह से जितने ज्यादा लागत गन्ना किसान लगाते हैं अपनी खेती में, गन्ने की खेती में, उतना सरकार तय ही नहीं कर रही है कि कम से कम जो लागत है उतना भी उनको मुनाफा हो सके। और अब जो वैश्विक जो स्थिति बन गई है, जिस तरह की त्रासदी वाली स्थिति बनी है, इसमें शायद और लागत लगाना पड़े और मुनाफे की रकम अगर इतनी ही रहेगी तो फिर इसके लिए क्या करेंगे? क्या कोई संगठित रूप से आवाज उठाने का कोई ऐसा मन में आपने प्लान करके रखा है? नहीं, प्लान तो वही पुराना है ना, जैसे रेगुलर मीटिंग करने का। अभी फिर हम लोग अभी प्लान कर रहे थे, जब कल रविंद्र बाबू से बात हुई उसके बाद, कि थोड़ी धूप बहुत वातावरण में तेजी काफी तेज हो गया है, आवागमन प्रभावित हो रहा है। लेकिन किसान भवन रीगा में वो जेडीसी के तरफ से बना हुआ है, उसमें नियमित हम लोग बैठते हैं और संगठन की बैठक 2-3 महीने पर हमेशा किया करते हैं। तो अगली सीजन जो अक्टूबर, ये केन ईयर होता है इसका, जिस प्रकार हम लोग का फाइनेंशियल ईयर चलता है अप्रैल से मार्च, अगहनी फसल अलग चलता है, इसलिए बिहार सरकार का एक चीनी साल है, चीनी वर्ष, शुगर ईयर, वो बजाते कैलेंडर में है केन डिपार्टमेंट के, जो अक्टूबर टू सितंबर चलता है। अच्छा, सितंबर टू सितंबर, जी। अक्टूबर टू सितंबर। अच्छा, अक्टूबर टू सितंबर चलता है, जी। हाँ, 12 महीने चलता है, वो शुगर ईयर बोलते हैं बिहार के सरकार के गन्ना विभाग के कैलेंडर में। तो अक्टूबर में मतलब कि मिल चलने की स्थिति आ जाती है। बरसात के चलते कहीं कहीं आवागमन ठीक ठाक नहीं रहता है, तो नवंबर तक और दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चीनी मिल चालू हो जाता है, जिसकी जितनी क्षमता होती है पढ़ाई 2-3-4 महीना करता है। तो हम लोग लगे हुए हैं उसमें कि किसानों का पहले सर्वे हो जाए कि मेरे खेत में, किसानों के खेत में गन्ना कितना लगा हुआ है, ताकि उसको रिक्यूशन स्लिप बोलते हैं, पर्ची, ताकि मिल मैनेजमेंट हमको समय पर दे दे कि आपको 2 टेलर अमुक तारीख को लाना है, 2 टेलर अमुक तारीख को लाना है, हमारे पास ट्रैक्टर नहीं है तो उसका इंतजाम कर ले, फिर हम गन्ना लेकर जाएं। तो कभी कभी क्या होता है, 24 घंटा 48 घंटा हमारा ट्रैक्टर या टायर बैल तो बहुत कम रह गया, फंसा रह जाता है। तो समय पर हमारा तौल हो जाए, फिर समय पर मेरा भुगतान हो जाए, ये सब प्रयास करने के लिए रेगुलर हम लोग मीटिंग किया करते हैं और लोगों को घूम घूम करके हम लोग इकट्ठा किया करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो चलिए, गर्मी का प्रकोप थोड़ा कम होता है तो आप मीटिंग करेंगे और आगे जो भी इस पे निष्कर्ष निकलेंगे फिर हम आपसे बातचीत करेंगे। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से जानते हैं क्या उनके मन में और कोई सवाल हैं जो वो आपसे पूछना चाहते हैं। हाँ, जैसे बताए हैं गन्ना किसान को मतलब जो पर्ची का जो मामला है, जो वहाँ कभी कभी कई दिनों तक रुकना पड़ता है वजन के लिए, फिर जो ट्रैक्टर भाड़ा पर ले जाते हैं उनका भाड़ा बढ़ता चला जाता है, तो वह क्या समस्या है, उसके दूर होने की क्या बात है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है? अब केन एक्ट बिहार सरकार, भारत सरकार का और बिहार सरकार का है, उसमें लिखा हुआ है कि हमारी गाड़ी जब केन यार्ड में पहुंचेगी मिल के, तो 6 घंटे के अंदर में गाड़ी खाली हो जानी चाहिए। यदि कोई मैनेजमेंट 4 घंटे के अंदर में गाड़ी को अनलोड नहीं कर पाती है, तो उस समय अंग्रेज के राज का बना हुआ है, संशोधन नहीं हुआ, तो 4 आने प्रति घंटा के हिसाब से उनको हरजाना देना पड़ेगा। लेकिन ये नियम कहीं लागू नहीं है, पूरे बिहार में लागू नहीं है। केन एक्ट में ये लिखा हुआ है रविंद्र बाबू कि विदिन 14 डेज केन प्राइस का पेमेंट हो जाना चाहिए, लेकिन बिहार में कहीं लागू नहीं होता। इधर बहुत सुधार हुआ है, पहले तो महीनों महीनों सालों रह जाया करता था, इस साल का दाम उस साल मिलता था। लेकिन अभी केन कमिश्नर अभी झा साहब हैं, उन्होंने काफी इसको रेगुलराइज करने का काम किया है, और इस साल करीब हमने संपर्क किया था केन डिपार्टमेंट से, तो 94% या 93% भुगतान पिछले सीजन का हो चुका। एक तो अंग्रेजों के जमाने की नियमावली और वो भी समय पर पूरा नहीं हो रहा है, वो भी पूरा नहीं हो पा रहा। ज्यादा और त्रासदी की बात क्या हो सकती है। हाँ, एक और भी मैं आपको बोझिल नहीं कर रहा हूं, लेकिन काम की बात कर देता हूं। FRP भारत सरकार तय करती है, SAP राज्य सरकारें तय करती है, लेकिन बिहार सरकार को पिछले 10 या 15 सालों से, साल मैं भूल रहा हूं, जिस समय राघवेंद्र प्रताप सिंह गन्ना मंत्री थे, उनको मैं रीगा बुला के लाया था, उस समय से बिहार सरकार को गन्ना की कीमत तय करने का अधिकार ही नहीं है। अच्छा, वो उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश शुगर मिल एसोसिएशन चला गया था कि भारत सरकार जो तय करती है वही कीमत रहे।
और राज्य सरकारें चुनावी लाभ लेने के लिए अत्यधिक गन्ने की कीमत तय कर देती है, मिल घाटे पर चलती है। इसको मानते हुए जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, राज्य सरकार को भी दाम तय करने का अधिकार रहेगा, क्योंकि हर इलाके में अलग अलग प्रोडक्शन होता है जमीन के हिसाब से, सिंचाई के हिसाब से। उसमें उस कोर्ट अपील में चला गया मिल मालिक उत्तर प्रदेश का सुप्रीम कोर्ट ने भारत के सभी गन्ना उत्पादक राज्यों को नोटिस किया। उस समय की बिहार सरकार आईपीआर नहीं हुई, आईपीआर हुआ ही नहीं सुप्रीम कोर्ट में। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि जो स्टेट गवर्नमेंट इसमें पार्टिसिपेट कर गई है हमारे सुनवाई में, वहां ये लागू होगा, बाकी राज्य में लागू नहीं होगा। इस संबंध में हमने राज्य सरकार के कई माननीय मुख्यमंत्री को और गन्ना मंत्री को दिया कि आप पहले सुप्रीम कोर्ट में मूव करके अधिकार तो ले लीजिए। अभी आप मिल मालिक को बुला करके उनसे अनुरोध करते हैं, उनसे आप एक प्रे करते हैं कि जापान में ये हो गया है, उत्तर प्रदेश में ऐसा हो गया है, आपको बिहार में बढ़ाना चाहिए। लेकिन बिहार अभी भी उत्तर प्रदेश से कम है, पंजाब से तो बहुत ही कम है। यदि अधिकार राज्य सरकार ले लेगी तो इसको अपना नोटिफाई करने का पावर मिल जाएगा। ठीक है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे, जितनी भी बातें इन्होंने कही है नागेंद्र जी ने गन्ना किसानों की समस्या से जुड़ी हुई, जितनी भी बातें अभी तक बताई है, आपकी इसमें एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के रूप में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, एक चीज और हम नागेंद्र बाबू से जानना चाह रहे हैं कि गन्ना से क्या कहता है, गुड़ का भी उत्पादन होता है, गुड़ तैयार करने का काम होता है, तो उसमें क्या सर, गुड़ का कीमत भी किसानों को अच्छा मिल जाता है, तो गुड़ तैयार करने में किसानों को क्या परेशानी है, उसमें क्या सहयोग चाहिए किसानों को सरकार से? हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। ये आपको जानकारी दे कि पहले बिहार सरकार ने केन एक्ट में अपना अधिकार ले लिया था कि शुगर मिल के रिजर्व एरिया में गुड़ का उत्पादन नहीं होगा। और जब गुड़ का उत्पादन हम लोग अपने छठ पर्व में सारा जो पकवान बनता है या प्रसाद बनता है गुड़ में ही बनता है, चीनी में नहीं बनता है। तो जैसे तैसे उस समय लोग गुड़ बनाने का काम किया करते थे, लेकिन कई बार चीनी मिलों ने वो कोल्हू खरा को जब्त करके थाने में बंद करा दिया करता था। बड़ी लड़ाई उसके लिए भी लड़े। लेकिन अभी बिहार सरकार ने नीतीश कुमार जी की अगुवाई में 2 साल पहले फैसला लिया है कि चीनी मिल क्षेत्र में कम हम परमिशन देंगे, और जहां चीनी मिल क्षेत्र बिहार में नहीं है वहां पूरा परमिशन देंगे। और गुड़ को उद्योग को स्थापित करने के लिए बजाते अप्लाई हो रहा है और किसानों से ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं कि उसमें कोल्हू कड़ा बिजली का मशीन खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी दे रही है और सरकार प्रोत्साहन दे रही है किसानों को गुड़ के उत्पादन के लिए। ये अच्छा कदम है और इसे प्रतिस्पर्धा भी होगी। यदि मिल वाले से हम हरास होंगे तो हम गुड़ वाले को दे देने का काम करेंगे। जबकि गुड़ की बात आई है तो मेरा भी एक सवाल है। आजकल हम देखते हैं कि बाजार में शुगर केन हस्क, यानी वो जो गन्ने का जो लुगदी बचता है, उससे डिस्पोजेबल प्लेट्स और ग्लास की फैक्ट्री लगती है। तो क्या ऐसा कुछ बिहार या हमारे मुजफ्फरपुर या आपके गांव के क्षेत्र में है क्या? यहाँ पर नहीं, इधर नहीं है ऐसा। यदि उसमें शुरू हो तो अच्छा, शुरू होगा तो किसानों के लिए बहुत अच्छा, क्योंकि आम के आम गुटलियों के दाम वाली चीज होगी। बिल्कुल उसे एक घरेलू उद्योग भी पनपेगा। ठीक है, और वो फायदेमंद होगा जी। और कोई सवाल हमारे वरिष्ठ पत्रकार का आपके लिए? अब टाइम खिंचा रहा है, निकालिए जी। सारी बातें हो गई हैं जी, आप समाप्त कीजिए जी। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी जो गन्ना किसानों की जितनी भी समस्या थी और क्या क्या चुनौतियां हैं, ये सब कुछ हमारे सामने आया। और हमारे साथ जुड़ करके गन्ना किसानों की सारी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए नागेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ पत्रकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इन सवालों को सबके समक्ष रखा। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।